तो तुम्हारा स्टेटस बदल चुका और तुम्हारी दुनिया बदल चुकी। अब हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। इसका आधा तो पार्ट हमने पढ़ लिया, ये जलवायु वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण कैसे कैसे पूरी दुनिया में हुआ, तो मैंने कहा कि हमने स्ट्रेटेजी में बदलाव कर दिया। ठीक, अब तुम्हारी रणनीति खुद ही बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, देख लो कैसे बदल जाएगी। ये जो भी टॉपिक तुमको पढ़ाने वाला हूँ ना, जिस भी सब्जेक्ट में, अब तुम खुद भी मेहनत करने दूंगा। सबसे पहले उसके ना, आज तक यूपीएससी में जितने क्वेश्चन आए होंगे, पीडी के भी और मेंस के भी, चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे, वो पहले लिख कर लिखाई घर से। समझ में आएगी नहीं यार। उससे क्या होगा, जब भी हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे, भैया जी ये ना जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, इस टॉपिक में यहाँ से ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से ना क्वेश्चन आया हुआ, और उम्मीद है आगे भी क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी वाला। सर्च करना होगा। समझ में आया ना क्या करना होगा। उससे क्या होगा, जो तुम पढ़ रहे होंगे ना, पता लग जाएगा कितना सफिशिएंट है और कितना लिखना हो कितना नहीं लिखना। आया समझ में। ठीक, तो आज मैं क्वेश्चन इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले जलवायु का वर्गीकरण क्या, दो वैज्ञानिक हमारे, एक तो कोपेन, कोपेन ने जलवायु का वर्णन करना है, कोपेन वैज्ञानिक का नाम। उसके बाद ये थोनथवेट, नाम थोनथवेट, पद्धत है थोनथवेट, दूसरा वैज्ञानिक, इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण करा, जलवायु को बांटा हुआ। ठीक, उससे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ इस चैप्टर को बाद में। पढ़ेंगे क्या, समझ देख लो, मोटे मोटे दोनों पढ़ेंगे क्या, कि जो विश्व है ना, विश्व की जो जलवायु, उसे कैसे बांटा गया, पूरे वर्ल्ड की जो जलवायु कैसे कैसे बांटा हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, जब तुम 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो भूगोल की खत्म होने वाली, पूरी खत्म होगी। अब मैंने सारी खत्म करवा दी, उसके लास्ट चैप्टर चल रहा है, ये समझ लो। इसे कहता हूँ, अगर किसी किसी टॉपर को सुनोगे ना, तुम्हें एक ही सजेशन देगा। किस बात का सजेशन देगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने भूगोल की, समझ में आया, तो जो उसका सारा डाटा ना, उसके मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो वो सब खत्म करवा दिया मैंने। एक बार क्या करोगे तुम, नोट सामने रखकर बाद में, समझ आई बात है, जो तुम सारा पढ़ लोगे तो तुम्हारा पक्का हो चुका होगा। एक बार उसका 2-3 बार उसका रट्टा मारोगे बैठकर एनसीईआरटी, देखोगे इसे पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया हुआ। समझ में आया नहीं यार। एनसीईआरटी बहुत जरूरी, मूल मंत्र है वो, उसके बिना कुछ नहीं है। और मैंने क्या कहा तुम, टॉपिक पढ़ने से पहले, टॉपिक बाद में पढ़ना। अगर मैंने भी नहीं बताया ना, तब भी तुम्हें घर जाकर क्वेश्चन खोजना होगा कि यूपीएससी का कौन सा क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन देखो कौन सा होगा, गूगल पर जाकर सर्च करना होगा, और उस टॉपिक का नाम लिख के ये करना होगा, मेंस का पर्सन यूपीएससी इन हिंदी, लास्ट में ऐसा लिख कर सर्च कर दोगे। जैसे ये लिखा हुआ, जलवायु वर्गीकरण यूपीएससी मेंस क्वेश्चन इन हिंदी, यूपीएससी मेंस क्वेश्चन इन हिंदी, ये गूगल से सर्च करोगे, और वहां भी जो भी मेंस का क्वेश्चन आएगा उसे लाइक करोगे, देखो कोई अलग क्वेश्चन तो नहीं आया, सारे पीडीएफ उसके, गूगल का डाटा खत्म कर दो। आया समझ में। ठीक, ऐसा करके पता करो यहाँ तक मेंस का क्वेश्चन कौन सा आया, पीडी का नहीं, मेंस का। जब मेंस का देख लो सारे क्वेश्चन, फिर पीडी के वाले क्वेश्चन को, जैसे आज मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन का चर्चा करने वाला हूँ, कैसा क्वेश्चन है। ठीक, तुम लिख लो, तुम लोग क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन, इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आने वाला, पहला क्वेश्चन लिखो, कोपेन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेंस का क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की पद्धति को समझाइए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की पद्धति को समझाइए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की पद्धति को समझाइए, कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण कैसे किया। ठीक, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की पद्धति को समझाइए। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति को समझाइए, लिख लिया, कोमल लगाओ, उसके द्वारा वर्गीकृत, उसके द्वारा, उसके किसके, कोपेन के। ठीक, लिखते हुए समझ में लिख क्या रहे, कोपेन के द्वारा या उसके द्वारा वर्गीकृत जलवायु समूह, उसके द्वारा वर्गीकृत जलवायु समूह, उसके द्वारा वर्गीकृत जलवायु समूह व उसके लक्षणों का परिचय दीजिए, उसके द्वारा वर्गीकृत जलवायु समूह, उसके द्वारा वर्गीकृत जलवायु समूह, उसके द्वारा वर्गीकृत जलवायु समूह व उनके लक्षणों का परिचय दीजिए, उसके द्वारा वर्गीकृत जलवायु समूह व उनके लक्षणों का परिचय दीजिए। परिचय दीजिए, लिख दिया। तथा उष्ण कटिबंधीय जलवायु व शुष्क जलवायु की तुलना कीजिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु व शुष्क जलवायु की तुलना कीजिए।
यूपीएससी मेंस का पर्सन, जब हम पढ़ लेंगे ना ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे बार बार तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, बार बार तुम्हें पढ़ना होगा। इस टॉपिक को जब मैं पढ़ाने जाऊंगा ना ऐसा बार बार तुम्हारे दिमाग में यही वाला क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन लिखवाया गया था क्लास में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखो, उत्तरी गोलार्ध में प्रमुख गर्म मरुस्थल, उत्तरी गोलार्ध में देख लो ना, ये हमारा अर्थ, इधर देखो ये हमारा अर्थ, पृथ्वी तो देख लो, ये जो जितने मरुस्थल है ना ये जो बीच वाला भाग है इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ओके, जितने भी आपको मरुस्थल दिखाई देंगे ना, जितने मरुस्थल होंगे दुनिया में, वे सारे के सारे मरुस्थल विषुवत रेखा के उत्तर में दिखाई देंगे, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित। और सबसे बड़ी खास बात क्या, क्योंकि दुनिया की अधिकांश जनसंख्या ना उत्तरी गोलार्ध में बची हुई है, दुनिया की अधिकांश जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में बसी हुई। जितने भी हमारे स्थल दिखाई देंगे ना, वहां जितने हमारे स्थल दिखाई देंगे सारे के सारे जो स्थल है ऊपर दिखाई देंगे, स्थलखंड अधिकांश स्थलखंड ऊपर दिखाई देगा। और जो जितने भी मरुस्थल दिखाई देंगे वे ना 20 से लेकर 30 के बीच में दिखाई देंगे, 20 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री अक्षांश के बीच में दिखाई देंगे। और खास बात होगा महाद्वीप के पश्चिमी भाग में दिखाई देंगे। अब ये सवाल है ऐसा ही क्यों हो कि जो जितने भी स्थल है ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही क्यों दिखाई देते हैं? ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्या लिखा तुमने? उत्तरी गोलार्ध में प्रमुख गर्म मरुस्थल, उत्तरी गोलार्ध में प्रमुख गर्म मरुस्थल 20 से 30 डिग्री, 30 डिग्री उत्तर, 20 से 30 डिग्री उत्तर और महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। 20 से 30 डिग्री उत्तर और महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। 20 से 30 डिग्री उत्तर और महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। लिख लिया? महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन है? दोनों क्वेश्चन समझ में आए? ठीक, पहले क्वेश्चन में तो वही नहीं हो आया समझ, लेकिन नाम सा तो पता लगा हुआ। इसका ये मतलब है कि जो कोपेन थे ना, ये कोपेन, कॉफी नहीं कोपेन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कि कोपेन ने जलवायु कैसे बांटा हुआ, क्यों बीच स्थित है, क्यों लास्ट में क्यों बीच स्थित है, क्यों? ये पर्सन बात समझिए, देख लो। देखो अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आया? दूसरे वाला, पहले वाला क्वेश्चन क्या है? पहले वाला क्वेश्चन जो मैं हर टॉपिक समझाऊंगा ना तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन खुद चलता चला जाएगा। इसे तुम्हारी बार बार निगाहें दौड़नी चाहिए इस पर, और ये दिमाग में चलना चाहिए जो ये भैया जी समझा रहे हैं, ये इस कंटेंट को पढ़कर मैं इसका उत्तर लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती? अगर नहीं लिख सकती इसका मतलब गलत डायरेक्शन में पढ़ रही हो। समझ में आया बात? या फिर घर जाओ और गूगल का तहखाना छान मारो, देखो या तो आज तक यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आएगा, आया नहीं आया था, क्योंकि यही वक्त बस मेहनत करने का। उसके बाद तुमको कोई क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाने वाला नहीं आने का, कोई भूगोल नहीं पढ़ाने वाला नहीं को। तुम समझ में आएंगे? जब आगा तो तुम्हारा फिर मन नहीं होने का पढ़ने का। सही बात, अगर मन भी होगा तो पीछे तुम्हारे प्रेशर नहीं होगा। समय सिर्फ एक ही बार मौका दे सबको, अपॉर्चुनिटी जिंदगी में सिर्फ एक बार आओ, कोई से पहचान ले जा, तुम्हारी पल पल परीक्षा होगी। तुम्हें घर नहीं भेजा गया था, तुम्हारी परीक्षा ली गई थी, तुम्हारे अंदर सहनशीलता है नहीं है, अक्षमता है नहीं है। समझ में आया बात है? ठीक, क्योंकि मैं तो सिर्फ मैं जानता हूं मुझे क्या करना। मेरे बता दो कि तुम्हारा अपना दर्द, विश्वास, रेस्पेक्ट ये सब तुमने खोया नहीं खोया। समझ में आया? लेकिन मेरा मानना कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम तैयारी कर सकते हो। ठीक, तो एक ही बार तैयारी करनी, कितनी बार? एक ही बार। इतने क्वेश्चन लिख डाल लो, इतने क्वेश्चन शौक बना लो लिखने का, मतलब अंदर से बात नहीं चाहिए यार, लिखना तो चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आया बात? है अकेले नहीं है तुम, बहुत बड़ा सिलेबस पड़ा हुआ तुम्हारे साथ यार, बहुत, कोई अकेला नहीं है जो सोच रहा है ना कि मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे वैसा लग रहा है कि मैं जी नहीं पा रही, ये हो रहा वो हो रहा, एक दुनिया अलग काल्पनिक, कुछ नहीं है। मैं अरबिंदो को पढ़ रहा था कल। अरबिंदो एक बहुत महान दार्शनिक हुए, कुछ दिन बाद फिलोसॉफी स्टार्ट करूंगा ना तो जो भारतीय दर्शन है उसमें हम लास्ट में जाकर मैं अरबिंदो की पढ़ाऊं। आया समझ में? जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना
1905 के आसपास, तो बंगाल के विभाजन के दौरान उन्हें भी उठा के जेल में डाल दिया गया था। अभी पहले बाहर रहते थे, इंग्लैंड के आसपास, इंग्लैंड में रहते थे अरविंदो थे। आया समझ में? और उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें अंग्रेजों के खिलाफ हिस्सा लिया और उन्होंने जेल में बंद कर दिया। और जेल में भी ऐसे वैसे नहीं बंद करा, जेल में दो तरीके का बंद करने का तरीका। नंबर फर्स्ट, एक तो वहां जो सबके साथ भेड़ों में रखा था, बैल हो, जहाँ बैल जानते नहीं क्या, बड़े बड़े बैल हो, अरे दूसरे इंसानों। अरविंदो ने बस एक स्थान चुना, कौन सा पता कौन सा? अरविंदो ने कौन सा स्थान चुना? अरविंदो ने कहा मुझे अलग काल कोठरी दे दो, मुझे किसी तो कोई मतलब नहीं है, शांत रहना, अकेले रहना। अंग्रेजों ने उन्होंने वहां बंद कर दिया अंडमान निकोबार के अंदर जेल है वो, काल कोठरी, जिसे काल कोठरी बोलना, काला पानी की सजा जिसे बोलना, उसको बंद कर दिया उसने। आसपास बस कोई उसमें सूर्य रोशनी की किरण नहीं आती कोई, समझ में आया बात? और अकेले रहे। अरविंदो थे ना, उन्हें कोई जानता नहीं था, हजारों लोग उठा के जेल में बंद कर दिए गए थे और सब भीड़ का हिस्सा बने हुए थे। सिर्फ 1 साल और 7-8 महीने तक, 1 साल 7-8 महीने जेल में रहे और अकेले रहे। और जैसे अकेले रहे ना, उनका दिमाग उस काल कोठरी में बैठे बैठे पूरा भारतीय दर्शन लिख डाला। पूरी दुनिया में आए थे, किसी ने लिखा, बहुत बड़े दार्शनिक हुए। क्यों? क्योंकि अकेले रहे और सोचने का मौका मिला। समझ आई बात है? जब दुनिया साथ छोड़ देना तो खुद के भीतर झांको। ये मुझे अरविंदो को पढ़ने के बाद पता चला, इसे कहते हो सारा चीज पढ़ने के अंदर छुपा हुआ। जब दुनिया साथ छोड़ देना, समझ आई बात है? ठीक, जब संसार में कोई समझ नहीं पाता तो फिर खुद के भीतर झांकने की जरूरत है। आया समझ? आज पूरी दुनिया पढ़ रही है अरविंदो को, उनकी फिलोसफी पूरी दुनिया में फेमस है। पूरा वेस्टर्न पढ़ कर चला गया, अध्यात्मवाद सिखाया पूरी दुनिया में। देखो, और सबसे तार्किक तरीके से बताई कि गॉड है नहीं है, भगवान है नहीं है, लोग पढ़ते हैं इनके बारे में। क्यों? क्योंकि अकेले थे। क्या थे? तो इंसान का अकेले रहना कभी कभी बेनिफिट देता। समझ यही बात है? क्यों? क्योंकि अपना आपको तराशने का मौका मिलेगा। समझ रहा है बात है? ये तो बहुत सारे लोग थे। एक उदाहरण दूं, न्यूटन का नाम सुना, कैलकुलेशन अवकलन का नाम सुना, अवकलन का कुछ 4-5 दिन पहले मैं अवकलन के बारे में पढ़ रहा था। मैं सोच रहा कि चलिए अब अवकलन तो मेरे पास आ रहा हुई, आज ये पढ़ते हैं अवकलन की खोज कैसे हुई। मतलब मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंटेड इंसान हूँ, साइंस का स्टूडेंट तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की आदत हो, जैसे अब कल खैर वगैरह एक्सपेरिमेंट तो ज्यादा सोच नहीं सकते। तो मैं सोच रहा सोचा क्या हुआ, तो 12वीं क्लास की किताबों में इस तरह से डाटा लिखा था, मैंने ठाकर गूगल पर डाल दिया। मैंने कहा होगा क्या, कैलकुलस की खोलो, हो जो ही कहा था, ये लिमिट आई कहाँ था, ये अवकलन dy/dx हो कहा था, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखिएगा वहां भी न्यूटन का योगदान है। उनका न्यूटन चोर तो नहीं आता, सबके फॉर्मूले चुराता फिर रहा। फिर भी थोड़ा सा और डेप्थ में चला गया, फिर यूट्यूब पे 2 वीडियो देखा, उसको जाकर पता चला मुझे, ठीक, पढ़ने के बाद थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद पता लगा कि जब ना 1764-65 का आसपास का टाइम था, अकेले रहने का कितना बेनिफिट हो। समझ आई बात है? अगर तुम अपने आप को समझ रहा ना, दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लेगा ना, तो फिर अकेले रहने में भलाई है। समझ में आई बात है? अकेला इंसान ही परिवर्तन लाता है। हमने सुना है शादीशुदा इंसान सब्जी लाता है। सुन तो लो। तो न्यूटन के बारे में मुझे पता लगा, न्यूटन के बारे में पता लगा पढ़ने में, 1764-65 के टाइम था। न्यूटन लंदन में रहते थे, और लंदन में उस टाइम पर बड़ा भयंकर वाला प्लेग फैल चुका था, बीमारी हो गई। लगभग लंदन की उस टाइम लगभग 25% आबादी नष्ट हो चुकी थी। तो वे ना वहां से उठकर जर्मनी के अंदर चले आए, अपने गांव वापस लौट आए, और ना 1 साल तक बस कमरे के अंदर ही रहे। अपने घर में आंगन में कोई आता ना जाता ना, एक टाइप का लॉकडाउन जैसे हमारे यहाँ लगा हुआ था। अकेले रहे, पहले भीड़ में रहते थे, साइंटिस्टों के साथ रहते थे, कुछ नहीं हुआ। आज समझ में, जैसे अकेले रहना स्टार्ट करे ना, तो न्यूटन के घर के बाहर एक पेड़ था, चाहे सेब वाला पेड़ नहीं आता, वो कहानी अलग है। ऐसा अपना दिमाग थोड़ा लिमिट में रखे करो, मुझे बताना कहाँ तक जाओ तुम्हारा दिमाग। तो जो पेड़ था ना, उस पेड़ के अंदर से ना एक रोशनी आती थी, प्रकाशी किरणें, उनको सिल्ट को पार करते हुए, छिद्र को पार करते हुए। न्यूटन ने उसी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। पता कितने दिन तक उसे देखता रहा, उसको बैठ उसने बताया। मैंने तो तुम्हें प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ाया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तु को देखा जा सकता है। आज तक परिभाषा याद होगी तुम्हारे, याद है? ये न्यूटन की परिभाषा, और इसकी खोज 1765 में 1 साल के अंदर बताई। कहा जाता है ऑप्टिक्स की खोज यही हुई। प्रकाश के बारे में अध्ययन यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 साल अकेला रहा हो, और कैलकुलस को बुक लिखी उसी समय में। इतना सारा खड़ा होगा, यूपीएससी ज्ञान बांट रहा। 2019 में ना मैं सामाजिक सोसाइटी वाला आदमी था, उससे पहले बवंडर हस्ती मस्ती में रहने वाला और बड़ी मस्ती। 2019 में मैंने अपना खुद का लॉकडाउन लगाया, आया समझ में। और 2020 में ना मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला।
आज मैं तुम्हें इतना ज्ञान बांट रहा हूं, खड़ा हो गया, आया समझ लो। क्यों? क्योंकि मैं अकेला रहा। सही, तो अकेले हो बेस्ट हो, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। नहीं तो अपने आप को जान ही नहीं पाने, कैसे मौका मिलेगा अपने आप को जानने का। ठीक, मेरा मानना एक इंसान को लगभग आधे घंटे बैठ कर अपने आप से बात करनी चाहिए, नहीं है तो मूर्खों की कैटेगरी में आओगे। जैसे मैं करता हूँ रोज रात को बैठ के बात कि कर क्या रहा, चल क्या रहा, क्या कर रहा, क्या कुछ आधे नहीं सोचते, आधे मस्ती में रखते हैं। बात समझ में आई? तो अकेले क्या हो बेस्ट, क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर। मतलब अकेलेपन में इतना बड़ा लेक्चर, हाँ मैं मेरे पास इतना डाटा, मैं अकेलेपन में पूरी जिंदगी बोल सकता हूँ, कभी खत्म लेने का रबर नहीं निकल का। मतलब इतना मैंने स्टडी कर लिया। ऐसे मैंने ऐसे क्यों रिसर्च कर रहा, मैं बहुत सारे लड़के को देखता हूँ, लड़कियों को देखता हूँ, ठीक, उनका एक ही जवाब है, क्या कि हम तो अकेले, अकेला होगा भाई जी, अब तो अकेला हूँ मस्त। यार चल क्या रहा दुनिया में, बहुत सारे लड़के आते मेरे पास, लड़की आती है, कहती है जब शादी कर लेता हूँ। मैंने कहा क्यों? अगर बस देखूंगा बस लड़के और लड़की, अब ब्रेकअप के बाद अकेले हो जाओ। लेकिन मेरा मानना पर्सनल कि एक इंसान को ना अपनी जिंदगी में 4-5 बार ब्रेकअप कर लेना चाहिए शादी से पहले। मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा ना। और नहीं पड़ा तो चक्कर में फिर छोड़ देना चाहिए। अगर कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करना ना, तो फिर अकेले रहने में भलाई है, फिर तुम कुछ कर ही नहीं सकते, छोड़ दो, आज त्याग दो सब। भाई इतना बड़ा बड़ा दर्शन अकेला पड़ा हुआ, कुछ सोच के तो लिखा होगा उसने, इतना बड़ा दर्शन, इतना बड़ा महान साइंटिस्ट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पता क्या कहा था, अगर न्यूटन उन सब चीजों की गुरुत्वाकर्षण बल की खोज ना करता, तो आज मैं ना इसकी E बराबर m गुणा c का स्क्वायर जो समीकरण ऊर्जा संरक्षण करनी है, मैंने कभी परित्र करता। क्यों? क्योंकि उसकी खोज पहले ही हो चुकी थी, उसकी खोज पहले ही हो चुकी थी, और मैंने बाद में जाकर मुझे पता लगा सब चीजें हो चुकी पहले, उसकी जानकारी थी, ये चीज पहले से ही है, आया समझ में। तो उसे उसकी ओर जाना नहीं, तो उसका दिमाग दिखा गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ, उसका दिमाग बढ़ा किसी तरफ गया जो नहीं है। तो वो क्यों कर रहे जो है, वो करो जो नहीं है। मजा आ रहा और सच में वैसे मैं सोच रहा था इसमें फिलोसॉफी पढ़ूं, ठीक, मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले लूं, इस जलवायु वाला चैप्टर खत्म कर दूं, उसके बाद उस पर आ जाऊंगा। उससे ज्यादा पढ़ के ज्यादा इफेक्ट पड़ा, सही बात, इंसान निगेटिव नहीं होता। क्योंकि इंसान का मेरा मानना कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी हो, और मानसिक जो योगासन हो ना, वो हमेशा टीचर के द्वारा क्लास भी करा जाए बच्चे का, उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? सही बात है। तो ब्रेन वॉश की विचारधारा मेरे से ज्यादा अच्छी कौन जान सकता, समझ गया? तो इसलिए कह रहा हूं, तुम अगर कुछ करना तो मौका है, क्यों दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे पास भी तब समय कम और तुम्हारे पास तो समय कम है ही है, समझ में आया बात है? ठीक, मेरे पास तो इतना समय है कि मैं कुछ लोग मुझे चादर खा ही लूंगा। ठीक, मेरी तो डिमांड है, तुम्हें बताया था, मुझे सब पूछ रहे इस कॉलेज में पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, इसमें पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, टीचर बन चुका मैं तो। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और यही बात है, छोड़ दोगे तब भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने का, इस तो बढ़िया करने में बनाइए। समझ में आया बात है? क्या कहा? छोड़ दोगे तभी तुम्हें कोई प्राप्त नहीं होना, अब तो करने में बनाइए, अब तो आधा रास्ता तय कर लिया। समझ में बात? गिरो, उठो, चलो, पढ़ो, कुछ करो, अब तो करना ही करना, जाने और ना जाने के बीच में अब कोई ऑप्शन नहीं है। समझ बात? अब दुनिया की कोई भी ताकत आकर तुम्हें करे ना यूपीएससी छोड़ दे, अब नहीं, अब तो पूरा 1 साल दे दिया। सही, अब तो आबाद होगी जिंदगी, ये तो फिर बर्बाद होगी। सही, अब बर्बादी भी ना फिर यूपीएससी की तैयारी करना ना, बर्बादी भी ना, बर्बादी अगर हुई तो वह भी कामयाबी वाली बर्बादी होगी, बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि पढ़ा लिखा कभी बेकार नहीं जाता। कितने क्वेश्चन हो गए तो हुआ, तो अपने अकेलेपन तो प्यार होगा ऐसी ऐसी बातें सुनो, जब मुझे खुद होगा, मैंने कहा तो मेरे तो बहुत बढ़िया हूँ यार, अकेले हो तो बेहतर हो। दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन आर्किटिक में। अच्छा बताओ, ये वाला ऊपर का भाग है, वाला ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग जो आर्किटिक व्रत नहीं है, कौन सा व्रत? इस आर्किटिक व्रत में ना
आर्कटिक वर्ग में, इस आर्कटिक वर्ग में पूरे साल भर बर्फ पड़ती रहती है, ये तुम जानते हो। नीचे अंटार्कटिक वर्ग, ऊपर जो आर्कटिक वर्ग वो 66.5 डिग्री को, 66.5 डिग्री को। नीचे जो अंटार्कटिक वर्ग वो भी 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को, 66.5 डिग्री ऊपर, 66.5 डिग्री नीचे। ऊपर बर्फ नहीं पड़ती आर्कटिक वर्ग। 7 देशों से आर्कटिक परिस्थिति बनाई, 7 देशों ने मिलकर आर्कटिक परिस्थिति बना रखी। भारत भी उसकी कभी कभी अध्यक्षता करता है, अस्थायी अध्यक्षता कभी कभी। वो जो 7 देश है उनके पास जबरदस्त मात्रा में खरीद के भंडार हो सकते हैं आने वाले टाइम पर, वो अलग मुद्दा, वो बाद में बात करेंगे। मुझे बताओ यहाँ बर्फ पड़ती कि नहीं पड़ती? ठीक, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे तो बर्फ पड़ती है। जलवायु, जलवायु का मतलब क्या हो? जलवायु एक बहुत बड़ा टर्म है, उससे छोटी चीज पता क्या हो? एक हो मौसम, मौसम में तत्कालिक परिवर्तन हो, जलवायु में लॉन्ग टर्म परिवर्तन हो। कार्बन के कारण, कार्बन के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, कल में बढ़ा, कई साल लग गए, 10 साल लग गए। तो ये जलवायु हो, ऐसा समझ लो। कल बारिश नहीं पड़ी थी, आज बारिश पड़ेगी, ये मौसम हो। तो मौसम क्या हो? मौसम हो जो तत्कालिक हो, जल्दी बदल जाए। गाना नहीं बनाएगा, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, ऐसा समझ लो। तो ये भी तो कह सकते गाना बनाने वाले, मेरे यार बदलना जाना जलवायु की तरह, ऐसा भाई उसने ये क्यों कहा? तो इसलिए तो कहा, तो परिभाषा तो हिंदी में कर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो अरविंदो, क्वेश्चन लिख लो। आर्कटिक में बर्फ के पिघलने की बढ़ती दर के संबंध में आर्कटिक में बर्फ पिघलने की बढ़ती दर के संबंध में, बर्फ पिघल रही यहां से। अच्छा बर्फ बताओ क्यों पिघल रही? क्योंकि पृथ्वी का क्या बढ़ रहा है? तापमान। तो क्या पिघल रही? बर्फ। ठीक, दर के संबंध में आर्कटिक परिषद के देशों, आर्कटिक परिषद के देशों, आर्कटिक परिषद, अब बता रहे मैंने आर्कटिक परिषद है, आर्कटिक परिषद के देशों के हित, आर्कटिक परिषद के देशों के हित, आर्कटिक परिषद के देशों के हित। यहां आर्कटिक परिषद में क्या, इसमें कितने देश है? लगभग 7 देश। उनके हित अलग होंगे नहीं, उनके हित क्या लिखा? लिखो, देशों के हित, व्यापक दुनिया, व्यापक दुनिया। 7 देश है, दुनिया इतनी बड़ी है, लो हित, व्यापक दुनिया के हितों के साथ मेल नहीं खा सकते, के हित व्यापक दुनिया के हितों के साथ मेल नहीं खा सकते। चर्चा कीजिए। व्यापक दुनिया के हितों के साथ मेल नहीं खा सकते, चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन है यूपीएससी वाले, ठीक, इनका ही चर्चा करना। करा? कब करा? आर्कटिक देशों के ऊपर, आर्कटिक परिषद का आया होगा। जलस्तर बढ़ रहा, इधर जाओ, देखो यहाँ ना आर्कटिक परिषद, इधर देखो, यहाँ आर्कटिक परिषद, आर्कटिक या इसे वर्ग बोलेंगे, आर्कटिक वर्ग। ये पूरा का पूरा घेरा ना, पूरा का पूरा आर्कटिक। इसके आसपास 7 देश है। यहाँ के जो देश है ना, यहाँ के जो आर्कटिक, इन्होंने आर्कटिक परिषद बनाई, 7 देश है, अभी नाम बताया था मैंने तुम्हें। ये 7 के 7 देश में खतरे में पहुंच चुके, क्योंकि उनके यहाँ का आसपास का जलस्तर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये डूबने वाले, तो दूसरी दुनिया तो उनकी दुनिया अलग। अब जो भारत में बैठा हो, उससे क्या दिक्कत पड़ रही है? तो उनके हित अलग, पूरी दुनिया एक तरफ, और जो आर्कटिक परिषद के देश है ना, इनके हित अलग, उनके हित अलग। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान ना बर्फ पिघलने का, जो ध्रुवों की बर्फ पिघल रही, आर्कटिक जो बर्फ है उसके आसपास की जो बर्फ पिघल रही, सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे जो हानि, जान माल की हानि होने वाली इन देशों की होने वाली। ऐसा समझो, इनके उत्तर भी लिखेंगे, समझ में आया बात? इनके उत्तर भी हम लिखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होंगे? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा? अच्छा, जलवायु मौसम अंतर समझना कि जलवायु मौसम में क्या अंतर हो।
अब भारत लगो यहां से होगा, भारत की स्थिति लगो यहां होगी। भारत ना पश्चिम, उत्तर में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इधर पूर्व हो, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऊपर का जो गोलार्ध है ना उत्तरी गोलार्ध बोल रहे, तो भारत ना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आने वाले विश्व भूगोल के बाद भारतीय भूगोल पढ़ने वाले, बड़ा मस्त भारतीय भूगोल, बहुत मस्त। जिन्हें पढ़ा था ना, ये पूरा पढ़ा ना मैप से ही, ठीक। और इस बार और अच्छी की लेट जाएगी, इस बार लिखने वाला होगा, समझ आई बात है। उसमें बहुत ज्यादा फिर पूरा विश्व भूगोल में वहीं का वहीं टच करता चलो, साथ साथ में सारे कॉन्सेप्ट वहां यूज हो। मैडम इधर देख लो, दोस्त 1 साल बाद इसके अंकों में बैठ कर देखे ना, आज समझ लो। और अंकों में जाकर बैठ कर क्या देखोगे, पता देखोगे यहाँ व्यापारिक पौने चल रही है आपके अंकों में, बीच वाला जो भाग है ना पूरा का पूरा है 0 डिग्री अक्षांश पे देख लो, ये पढ़ लोगे, दिमाग चल रहा है, समझ में। तो यहाँ भारत है कि नहीं है, नीचे पता क्या है, नीचे यहाँ 66.66 डिग्री पर, 66.66 डिग्री में 66, 66.66 पर पता क्या है, अंटार्कटिक वर्त, वो आर्कटिक वर्त है, नीचे अंटार्कटिक वर्त, याद रहेगी बात है। अब जो अंटार्कटिक वर्त है ना, यहां भी बर्फ है, ये तो भारत का मैत्री नामक स्टेशन है ना। अच्छा, तो यहाँ जो अंटार्कटिक वर्त है, इसके आसपास की बर्फ है वो पिघलने वाली, तो यहाँ की जलवायु में परिवर्तन आ रहा। यहाँ भी अभियान भी चले जा रहे, बड़े बड़े कैंपेन चले जा रहे, कैंपेन मतलब अभियान, बड़े बड़े कैंपेन चले जा रहे हैं, अभियान चला जा रहे हैं, ताकि यहाँ की जलवायु में परिवर्तन होने से रोका जा सके। अगर यहाँ का जलवायु परिवर्तन हुआ ना तो भारत पे भी असर पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, क्या अंटार्कटिका लेके लिए कौन लेकर आया था, यूएनओ। अच्छा, हमारे लिए अंटार्कटिका के लिए, मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं भी आजकल करंट थोड़ा दूर। तो ये देख लो, मैडम बता रही गाड़ी, इसके लिए कोई बिल भी लेकर आया था। तो जब इसकी जानकारी होगी ना, अभी जब इसकी जानकारी होगी तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। आज समझो क्वेश्चन में भी कोड कर देंगे, भारत सरकार को ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं, ठीक, भारत सरकार के द्वारा यहाँ की जलवायु परिवर्तन ना हो उसको रोकने के लिए, उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए, समझ में आया बात है। और उसका ये भी बताना होगा कि हाँ ना यहाँ की जलवायु का इस भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत की जलवायु पर क्या असर पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके क्वेश्चन के उत्तर कब देंगे, जब ये वाला डाटा पढ़ोगे, तो बार बार क्वेश्चन देखोगे, ओहो क्वेश्चन लिखवाया था, समझाया था क्लास में ये वाला, अब इसलिए मैंने रणनीति बदल ली पढ़ाने की, समझ में बात। मैंने कहा था मुझे एक्सपेरिमेंट करनी आ गया था, मैंने कहा कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक, कोई ना तो ससुरा रोंग नंबर लग रहा था, क्या रोंग नंबर लग रहा था, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन पहले शुरू में लिखवाया, समझ में आया बात है। और प्रीलिम में भी साथ साथ डिस्कस करते रहूँ, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका वहीं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और तुम खुद भी तलाश में होंगे, ठीक। ग्रुप तो बंदी होगा वैसे, ऐसा समझ, ग्रुप भी चलता है, ग्रुप टूट चुका है, अकेले अकेले रहो, ठीक। तो एक दूसरे क्वेश्चन ट्रांसफर कर दियो, ठीक है, हवाई जहाज के द्वारा। इसका मतलब तुझे महारत हासिल है ना, ग्रुप बना के पढ़े, क्वेश्चन लिखो। अंटार्कटिका के लिए भारत लिखो, भारत अंटार्कटिका के लिए अभियान क्यों चला रहा है, भारत अंटार्कटिका के लिए अभियान क्यों चला रहा है, ये मेन क्वेश्चन है। भारत अंटार्कटिका के लिए अभियान क्यों चला रहा है, समझे ना, कोई दिक्कत यहां तक। भारत अंटार्क लिख रहा ना, उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन जोड़ दो, भारत की जलवायु पर अंटार्कटिका और अंटार्कटिक महासागर का क्या प्रभाव पड़ सकता है, और अंटार्कटिक महासागर का क्या प्रभाव पड़ सकता है। का क्या असर पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। ओके, समझ में आए। एक बार मैं चाहता हूं जितने मैंने क्वेश्चन लिखवाए ना, इन्हें थोड़ा डेप्थ के साथ पढ़ लो, ताकि अध्ययन करते समय ना तुम्हारा क्वेश्चन ना खप जा, बस बिल्कुल सेव हो जाए। बस एक बार क्वेश्चन पढ़ जाता, पहले वाला क्या क्वेश्चन था, मुझे भी याद होना चाहिए ना, बोलो।
कोपेन के द्वारा जलवायु की वर्गीकरण की पद्धति को समझाइए, पहला क्वेश्चन। उसके बाद उसके द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण करा गया उसके समूह का परिचय देना। उसके बाद लक्षण ही बताने उसके। उष्णकटिबंधीय जलवायु और सूक्ष्म जलवायु की तुलना भी कीजिए, यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु और सूक्ष्म जलवायु के बारे में पता होना जरूरी है, जब तुलना करोगे। अच्छा, ये नहीं क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही बहुत लॉन्ग है, 250 शब्दों का होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन 250 शब्दों का ही होगा। एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 चीजें, 4-5 कीवर्ड है इसके अंदर जो पूछ रहा। ठीक, नंबर 10, एक तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पता होना चाहिए क्या होगा, ये तो पक्की बात है। फिर उसके बाद क्या पूछा उसने, जलवायु समूह पूछा। उसके बाद फिर पूछा इसका लक्षण क्या है, लेकिन कोपेन के द्वारा पूछा, कोपेन के द्वारा ही। उसके बाद आपको बताओ, यानी पता नहीं, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता लग रहा है कि तुम्हें उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद सूक्ष्म जलवायु के बारे में, सूक्ष्म, इसका मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता लग रहा है कि इसकी डिमांड क्या क्वेश्चन में, समझ बात है। और यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इतने कंटेंट हमें चाहिए लिखने के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यानी पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ही जो महाद्वीप उपस्थित होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, उनके पश्चिमी भाग में महाद्वीप 20 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जा, उत्तर के अंदर। क्यों पाए जा, क्या कारण है, नीचे क्यों नहीं मिलते, 40-30 के ऊपर क्यों नहीं मिल रहा, जितने भी गर्म मरुस्थल होंगे। ये तो लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़ के देख लो, आया समझ में। जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, अरे मैंने बताया नहीं कि तुम 20 से लेकर 30 कैसे, तो तुम्हें जब टॉपिक खत्म तो तुम्हें बीच में ना क्वेश्चन को वही टॉपिक डिस्कस करते, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना होगा। मैं एकदम तुरंत इसका विस्तार खोल दूंगा, तुम इसका तुरंत बहुत अच्छा उत्तर लिख दोगे इसका। और बताओ क्या, यानी ये कहना चाह रहे, देखो जो आर्कटिक परिषद हमारी है, ठीक, इसके आसपास आर्कटिक परिषद में जो भी देश है वे आर्कटिक वर्ग के आसपास बसे हुए, और वहां की बर्फ लगातार कार्बन उत्सर्जन के कारण कार्बन का एमिशन लगातार बढ़ता चला जा रहा, उत्सर्जन लगातार बढ़ता चला जा रहा, तो उसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा। तो जो आर्कटिक परिषद है ना, यहाँ के जो देश होंगे आर्कटिक परिषद के, उनके हित दूसरी दुनिया के हितों तो अलग होंगे, नहीं होंगे, एकदम अलग होंगे। यही पूछना चाह रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका के लिए कौन कौन से क्यों अभियान चला रहा, ये वाला अभियान चलाया, ये वाला अधिनियम पारित कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्यों क्यों क्या हो रहा, आगे चलो। अच्छा, यानी यहाँ की जलवायु का भारत की जलवायु को फर्क पड़ सकता, क्या पड़ेगा, और यहाँ के महासागर का, यहाँ के समुद्र का क्या प्रभाव पड़ सकता। इसका मतलब अगर हम इस लेवल पर नहीं पढ़ पा रहे ना, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए, इसका मतलब हम कुछ नहीं पढ़ रहे। अगर हम इस लेवल पर नहीं पढ़ पा रहे, अब आज के बाद किसी भी टीचर तो कहीं पढ़ो ना बैठकर, सबसे पहले उसके मेन से क्वेश्चन देखना, सबसे पहला, और कुछ नहीं करना तुम, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले एक ही चीज देखना, उसका मेंस का क्वेश्चन लिखने की एबिलिटी है कि नहीं है। अगर नहीं है ना, तो टीचर गलत दिशा में पढ़ा रहा और तुम गलत दिशा में पढ़ रहे। उसके बाद वहीं का वहीं जब टॉपिक पढ़ते चले जाओगे अंदर तक, फिर प्री का क्वेश्चन देखते चले जाओ, प्री का कि प्री क्वेश्चन का लेवल का टच कर रहा नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारे किसी काम का नहीं आने वाला टीचर। समझ में आया कि नहीं यार, ठीक है, उसका महीने काट दो, समझ, एक ही बार पढ़ना। 11th क्लास की एनसीईआरटी मैंने पूरी करा दी तुम, ये समझ लो बस ये, ठीक। और बहुत बड़ा टास्क था जो मैंने पूरा करवाया तुम, भूगोल बार बार बस पढ़ो जाओगे। एक दिन ऐसा होगा, एक साल बाद अगर डेली का डेली पढ़ोगे तो तुम्हारी इतना याद हो चुका होगा, तुम्हें किसी कंटेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, किसी भी कंटेंट की, सिर्फ जाओगे याद होगा तुम्हारा। उसके बाद उस सब्जेक्ट की तरह रिवीजन कर लोगे, तुम्हें पता लग जाएगा ये इसमें तो यहाँ तो पेपर में आता नहीं, उसको काट दो हमेशा। जो पेज है, जो चैप्टर पूरा 15 पेज का, उसे 2 पेज में समेट दोगे तुम, इतनी क्षमता तुम्हारे बाद अंदर बार बार पढ़ने का आगे। क्यों, क्योंकि तुम ना पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ गए, पता लग जाएगा ये तो इसमें तो इस टॉपिक में तो क्वेश्चन आता ही नहीं, उसे काट दो ना, तो काट दोगे। पिछले साल का जो प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे पता लग जाएगा ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, छोड़ दो ना सब, काट दोगे सब। समझ में आया बात है, इसलिए कहता हूँ P/Q इज द बाइबल ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। कितनी बार समझाया, ठीक, मुझे बात में समझ आया, बहुत बात में समझ आया। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पहले से देखता हूँ, समझ आई बात। जिस दिन पहले तैयारी करने बैठा था, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ही देखा था, सबसे पहले मैं क्वेश्चन देखे, लेकिन मेंस का नहीं देखा था, पीडी का देख रहा था। ये बदतमीजी खिंडाई मैंने, आया समझ में, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने। फिर मुझे बाद में समझ में आया, अगर हम मेंस का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो जो हमारा माइंड का दायरा ना सोचने का, वो 10 डिग्री ऊपर चला जाएगा। फिर ये क्वेश्चन के लिए मुझे इतने से कंटेंट की जरूरत होगी,
और मेन से क्वेश्चन के लिए मुझे समग्र रूप से कंटेंट की जरूरत होगी, और जब तक यूपीएससी के लिए समग्र नॉलेज की जरूरत नहीं होगी ना, तब तक यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द यूपीएससी एग्जाम, यू आर नॉट क्वालिफाइड इन फ्यूचर। तो दैट मीन्स 2056 ठीक, इतना बड़ा एग्जाम होगा ये, समझ में आया? अब तुम्हें भी देखना चाहिए जो पिछले साल के इस टॉपिक के पीडी के कैसे क्वेश्चन आते हैं, पीडी के आए समझ में, फिर तुम्हारा फोकस रहना चाहिए कि बताया क्या क्या था। पीडी क्वेश्चन लिखवाने वाला नहीं है, अभी बोल के बताऊंगा सिर्फ, ताकि तुम ध्यान लगा सुन सको। एक बार वीडियो देख लो बैठ जाएगा, तो जो इकोनॉमिक्स के वीडियो है ना, एयरफोन लगा कर देखो ना, इतना जल्दी समझ नहीं आने वाले में, पिछला कंटेंट गायब होता चला जाएगा, कनेक्टिविटी टूट जाएगी तुम्हारी। आया समझ, जब सारा काम से मन भर जाना तो चुपचाप एयरफोन लगाएगा, क्योंकि उसी सिलेबस से तुम्हारी यादें जुड़ी हुई, ओरिजिनल इकोनॉमिक्स वही है। आया समझ, उससे जोड़ के लिखोगे, उससे कंटेंट याद करना पड़ेगा तुम्हारा सारा का सारा, और वहां जोड़ के लिखोगे। समझ में आई बात? स्टार्टिंग से देख रहे वीडियो करके रूल बना लो, बहुत जबरदस्त कमांड हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि दो सब्जेक्ट अच्छे होंगे ना, एक तो पॉलिटी का खत्म होने की कगार पर 2 चैप्टर पढ़े हुए, इकोनॉमिक्स का तो पॉलिटी और जो इकोनॉमिक्स है ना, इनका दोनों का वेटेज हमेशा रहा। इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 20 40 हो, और जो मेरिट है ना वो 35-37 पे जा रहा क्वेश्चन में, यानी 2 सब्जेक्ट तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे। इसलिए इकोनॉमिक्स जबरदस्त तरीके से बना लो, कहाँ डिमांड बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कैसे रुपया घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, समझ में आया? ठीक, धीरे धीरे एक भी दिन सोच लो, एक दिन में एक वीडियो तो देखना ही देखना, चाहे कुछ होगा, उससे क्या होगा, मोटिवेशन आओ वीडियो देख के, तुम बताओ वाला कभी देखना बैठ कर और अच्छा समझ में, जोड़ते चले जा, सिलेबस को जोड़ते चले जा, बार बार देखने, इतनी जल्दी तो पकड़ नहीं पाने, समझ में आया बात है? बैठ कर थोड़ा ध्यान करो, तो सारा काम समाप्त होता है ना, बैठो जब अब वीडियो देखते हो, उससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड डेवलप होगा, ठीक है, और सोच बढ़ेगी। चलो अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन, पीडी के देख लो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, फिर तुमसे पूछूंगा क्या क्वेश्चन था, पिछले साल लोगों क्वेश्चन आए, और ये पूरी पीडीएफ तुम्हारे आज पर्सनली भेजने वाला हूँ, मैं ग्रुप में बना रहा हूँ, ठीक। अच्छा क्वेश्चन लिख कर ही सुनो, देखो कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है। जो पवन ने वर्ष भर, जो पवन ये चला यहाँ पवन, मैं परिपवन ने चला यहाँ ऊपर से, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, अभी बात करने वाले हैं, ठीक। क्वेश्चन तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, उसके बाद टॉपिक पे आने वाले, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो कितना इंटरेस्ट जागने वाला होगा। इस तरह स्टार्टिंग में मैंने कहा स्टेटस बदल दिया, और तुम भी ऐसे इंसान बन जाओ, अपने आप को बार बार एक्सपेरिमेंट करो, ऐसे नहीं तो ऐसा, ऐसे नहीं तो ऐसा, लेकिन करना तो एक ही चीज करना, चाहे कुछ हो जाए, टारगेट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जिस चीज को तुमने मेहनत कर लिया हो, तुम बताओ उसकी वैल्यू पता हो तुम, तो फेल नहीं करना चाहिए। फिर तो धीरे धीरे करके निगेटिविटी हटाते चले जाओ साइड से, पता लग रहा है ये इंसान भी मेरे किसी काम का नहीं है, इन फ्यूचर भी लास्ट तक कोई काम का नहीं है, साइड, क्या है साइड, ठीक। डायलॉग, चलो बोले, चलो 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 चलो। क्वेश्चन, जो पवन वर्ष भर, जो पवन समझ दो हवा, वायु, पवन वर्ष भर 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री उत्तर होगा ऊपर और उत्तर, और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच चलती है। 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश नीचे बैठेगा, पवने चलती है यहां से 30 डिग्री उत्तर में और 60 डिग्री नीचे चलती है, अक्षांशों के बीच चलती है, उन्हें पछवा पवने कहते हैं। पता नहीं इसका मतलब ये नहीं पता तुम्हारा, पछवा पवने कहते नहीं कहते, इतना तो पता लगा क्वेश्चन पड़ेगा। पछवा पवनों के बारे में पूछा सवाल, अजय भाई जी पछवा पवनों के बारे में पढ़ाने वाले हैं ना, तो इसका मतलब पछवा पवनों को मैं पूरा ध्यान लगा रखूंगी और बहुत ध्यान से समझूंगी कि पछवा पवनें कहां चलती है, समझ में आया? इसे कहता हूं पिछला क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ेगा क्वेश्चन, और तुम क्या गया ये बी ऑप्शन होगा इसका, नीचे तो ऑप्शन लिखा हुआ, ऐसे नहीं पढ़ना। इसे पढ़ने के बाद पता चला कि पीढ़ी के लिए ऐसी ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट हो। पिछले साल का यूपीएससी क्वेश्चन बताया मैंने, पता लग गया, ठीक। ऐसा टॉपिक पढ़ा जा, मैं सोचता हूं कि तुम घर जाकर पढ़ते होंगे, लेकिन तुम नहीं पढ़ते, आया समझ लो। तुमने मोटा मोटा किताब तो ले लिया, घर में इकट्ठा कर लिया, जिस दिन मैंने कहा 10 क्वेश्चन पढ़ ले, उस दिन 10 क्वेश्चन पढ़ ले, उसके बाद किताब खोले कभी देखिए जिंदगी, इतने मूर्ख हो। नहीं तो तुम्हारे अंदर इनोवेटिव हो जाइए, तो यहाँ क्वेश्चन लगाना चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हैं ना, देखो इससे क्वेश्चन आया हुआ, मैंने इसके बारे में घर जाकर सर्च करके देखा था अलग से, और देखो मैं क्वेश्चन लिख कर लेकर आई हूँ। मुझे और एक और क्वेश्चन मिला, देखो पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ, यूपी पीसीएस में। ये हो लड़की इतनी इनोवेटिव होनी चाहिए, वो कर रही मेहनत, ऐसा समझो। जितना टीचर ने दिया ना, उसके 2 क्वेश्चन फालतू निकाल के लेकर आ रही है,
और लिख के भी लेकर आई साथ में। मैंने एक दो क्वेश्चन और था, पीसीएस मार रखा था, देखना चाह रही थी, उत्तराखंड पीसीएस में तो नहीं आ रखा है। अच्छा मैं तो यूपी वाली, मैं यूपी पीसीएस का देख रही थी बैठ कर, और उसमें तो क्वेश्चन आया वहां आपको पढ़ाया, तो मैंने वो भी एड ऑन कर लिया इसके अंदर। इतनी मेहनत चाहिए, फिर कौन काट देगा नंबर, कौन काट देगा नंबर, समझ में आया? और वो पता कब हो, टॉपिकों के साथ साथ, जब टॉपिक साथ साथ चल रहा हो तो भी मेहनत करो उसके साथ साथ। यहां मेहनत करनी है, समझ में आया बात? मेहनत करनी सिर्फ कितनी बार, एक बार, नोट्स एक बार बनाना, बार बार नहीं। पता लग गया कि पछुआ कौन है इंपोर्टेंट। अच्छा अगर देखो क्या लिखा हुआ दूसरा स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ भारत को चला, पहले तो यूनिवर्सिटी की बात करिए, एक दूसरा स्टेटमेंट में देखा भारत के बारे में कह रहा, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों में बारिश के कारण, भारत का नक्शा देखा तुमने, भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जहां राजस्थान है, उत्तर और पश्चिम राजस्थान वाला इलाका, भारत का मैप तो तुम पहले ही परिचित हो। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों में बारिश के कारण बनने वाली नम हवाएं पछुआ पवनों का हिस्सा है। वहां जो नमी बन जा गर्मियों में, सर्दियों में, तो वो पछुआ पवनों का हिस्सा है। क्या उसे पछुआ पवने कहते हैं क्या? इसका मतलब भारत के जो पश्चिमी भाग, उसमें जो मरुस्थल, उसमें जो वायु बन जा, वो पछुआ पवने होगा। इसका मतलब पछुआ पवनों को बार बार हाईलाइट कर रहा है। जब तक हमें पछुआ पवने के बारे में पता नहीं चलेगा ना, तो हम ये भी समझते भारत में क्या है, बाहर क्या है। आया सोचो, टच कर दिया। सुनो, जो पछुआ पवने के बारे में पूछा ना, हो सकता है वो पछुआ पवनों छोड़ो किसी दिन व्यापारिक पवनों चला जा। आया समझ, हो सकता है लू के बारे में चल जा, कि लू क्यों चल रही भारत में, हीट वेव जिसे बोलते हैं। आया समझ में? ऐसे सीधे एडिटोरियल पढ़ने रखी तुमने, जिक्र आ रखा है, तो जो भी तुमने नहीं पढ़ रखा है ना, उसका जिक्र जरूर आगा। क्वेश्चन में समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या पूछा ना, ये पूछा पवनों का मौसमी उत्क्रमण, पवन जो उसका जो मौसमी उत्क्रमण हो, ये पवने हैं लगातार बदलती रहा, कभी यहाँ चल रही पवने, कभी नीचे चल रही। उत्क्रमण का मतलब हो कभी नीचे चल रही, कभी ऊपर चल रही। उनकी विशिष्ट विशेषता है, कहाँ कहाँ बदलेगी, भूमध्य रेखीय जलवायु में बदलेगी, भूमध्य सागरीय जलवायु में बदलेगी, मानसूनी जलवायु में बदलेगी, उपरोक्त सभी। इसका मतलब जितनी जलवायु का नाम ले रहा है ना, ये सारी इंपोर्टेंट है। ऑप्शन में भी जो लिखी हुई, जो प्रश्न में भी लिखी हुई, समझ में आ बात है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है। समझ में आ बात है? इसीलिए कहता हूँ घर जाकर इसे कम पढ़ना, क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत करनी। यहाँ सबसे बड़ी कमी, देखता नहीं बच्चा, भागो उससे दूर बच के भाग रहा, आसान कंटेंट चाहिए सर। समझ में आया? तो पाप और मेहनत करनी सीख लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। क्वेश्चन करेंगे, पढ़ने के बाद फिर हम ब्रेक ले रहे, फिर दोबारा फिर से पढ़ेंगे। समझ में आया? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये हो बीच वाला जो क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्वेश्चन पूछा तुमसे, क्षेत्र में व्यापारिक हवाओं, ये व्यापारिक पवने चले उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, 30 तो ऊपर 30 नीचे, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, इधर तक व्यापारिक पवने, उधर तक उत्तर तो व्यापारिक पवने चलेगी, दक्षिण तो व्यापारिक पवने चलेगी। व्यापारिक पवने क्यों कहते हैं व्यापारिक पवने? नाम व्यापार लिखा हुआ है, व्यापारिक पवने क्यों कहते हैं वो बात बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ सुनो, कहा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण महासागरों का पश्चिमी भाग पूर्वी भागों की तुलना में गर्म हो जाता है। जो महासागरों का पश्चिमी भाग पूर्वी भागों की तुलना में गर्म हो जाता है। पश्चिमी भाग गर्म हो या पूर्वी भाग गर्म हो, और वो तो क्यों गर्म हो? व्यापारिक पवनों के कारण। इसका मतलब व्यापारिक पवनों को तुम स्टडी करना जरूरी है। आज समझ लो, इस क्वेश्चन को पढ़ के पता लग रहा मुझे कि व्यापारिक पवनों के बारे में तुम जानना जरूरी है। ऊपर से जानने का काम नहीं चलने का, पता होना चाहिए व्यापारिक पवने कौन सी हो। समझ, यूपीएससी क्वेश्चन है, ये बोल कह रहा कि बेटा व्यापारिक पवनों के बारे में पढ़ जाओ। आज समझ, पिछले क्वेश्चन क्या करता है, बेटे जाओ पछुआ पवनों के बारे में पढ़ जाओ। आज समझ लो, तो किसने बताया मुझे किसके बारे में पढ़ेगा ना क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन और आगे, पता लगा क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक, और उनका हल उनके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको उत्तर पता होना चाहिए। ये इंटरेस्ट हो एक अंदर से आवा बच्चे को, एक दिन मैंने पता होता हो। ठीक, तो पता चल रहा है जो टॉपिक हो ना शानदार बन जा। फिर पढ़ क्या रहा था, लिखा हुआ प्रशांत महासागर में तापमान की वार्षिक सीमा अटलांटिक की तुलना में अधिक है। तो प्रशांत महासागर, वहां तापमान की वार्षिक सीमा, एक साल में प्रशांत महासागर में तापमान अंटार्कटिका की तुलना में अधिक है। क्या अंटार्कटिका में तापमान ज्यादा कि प्रशांत महासागर में ज्यादा? प्रशांत महासागर में ज्यादा। तो क्यों? हकीकत में इसका मतलब तापमान के बारे में पता होना चाहिए। तापमान को हाईलाइट कर दिया, कहां कहां कैसा तापमान है तो यहाँ समझाया गया। देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिखा हुआ है, समझाने वाला हूँ। यानी इसका पढ़ने का फायदा जब मैं पहले जो बोल के बता रहा हूँ ना,
ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग को लाई करते हो, पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हो तुम। उसके बाद जब यूपीएससी क्वेश्चन देख लो, फिर पीसीएस क्वेश्चन देखो। यहां में मेहनत करने तुम्हारे पास तो फुर्सत नहीं है। तुम भले ही मान लो कि तुम्हारे पास फुर्सत है, जो टॉपिक चल रहा है ना उसको ना साथ साथ जबरदस्त पकड़ने की जरूरत है, वो साथ साथ ही पकड़ बनेगी। आए समझ में, मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ एक्स और तुम घर जाकर पढ़ रहे हो वाई, मजा नहीं है। इसलिए क्या है, सभी के साथ साथ चलना चाहिए। मैं एक्स पढ़ा हूँ तो घर जाकर एक्स पढ़ो। अब मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ एक्स पढ़ा रहा है, ये 7 दिन बाद करके ले जाएंगे सब काम कॉपी में। अब लापरवाही तुम्हारी नहीं है, फिर टॉपिक पक्का हो रहा है, फिर बोरियत आ जाएगी टॉपिक के अंदर, क्योंकि तुम साथ साथ नहीं चल पा रहे। अब मैं कल पढ़ाने वाला हूँ, आज तुम घर जाकर सर्च करोगे, देखोगे क्या क्या टॉपिक है, तो तुम्हारा इनोवेशन बढ़ जाएगा और ट्यूशन आने का खुद मन करेगा। तो मुझे पता नहीं है बात कैसे, ये तो ह्यूमैनिटी हो, सबको पता। तापमान के बारे में पता होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वार्षिक सीमा दक्षिण गोलार्ध की तुलना में अधिक होती है। ये कह रहे हैं जो उत्तरी गोलार्ध हो उसमें तापमान अधिक हो और दक्षिण गोलार्ध में तापमान कम हो, और होता ऐसा फिर क्यों हो, कारण भी तो करना चाहिए। यानी तापमान को फोकस कर रहा हो, कहां कहां तापमान कितना और क्यों। अगला सवाल, उष्ण कटिबंधीय समानक क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय समानक क्षेत्र, समानक क्षेत्र समान जलवायु, उष्ण कटिबंधीय, अच्छा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भाई जी बड़े तेज हो आप। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सवाना जलवायु, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्रीय जलवायु निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या यहाँ वर्ष भर, पहला ऑप्शन, क्या वहां वर्ष भर वर्षा होती है, केवल सर्दियों में वर्षा होती है, एक अत्यंत छोटा सा सूक्ष्म मौसम होता है, एक निश्चित तौर पर सूक्ष्म आर्द्र मौसम रहता है। अच्छा भाई जी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अच्छा न वर्षा हो सवाना क्षेत्र में, या फिर अधशुष्क रहा हो सवाना, या हम मस्त जलवायु हो, क्या हो? इसका मतलब यहाँ तो इस लाइन पे क्वेश्चन है। देखो यूपीएससी क्वेश्चन है, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन तो अभी खोली पीडीएफ पे, समझ नहीं बात। मैं जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वही टीचर का डाटा कलेक्ट करके इकट्ठा कर रखा जो मुझे पूरे भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ दिखाई दिया था, फिर मैं उसमें एनसीईआरटी पढ़ कर फिर अपना एड ऑन करूं। समझ में, एक दो टीचर को देखूंगा, मुझे पता लगा कि टीचर नहीं मुझे बताने का, किताब हमेशा सही बताएगी, फिर उसका देखो उसके अंदर क्या लिखा हुआ, फिर मैं लिखूंगा जाएगा। समझ में, ठीक। कितनी मेहनत करनी पड़ा, लेकिन कितनी बार करनी, सिर्फ कितनी बार नहीं, जब तक करनी जब तक सिलेक्शन नहीं होता। समझ में बात है। ये पता क्या होगा, तुम जितनी बार भी एग्जाम में बैठोगे ना उतनी बार तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। एक बार लेकिन खतरनाक वाली मेहनत करनी है, ठीक। सेकंड अटेम्प्ट का मूवी देखना, कौन से मूव अटेम्प्ट का, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके लिए कितना भी त्याग करना पड़े, कितना भी मतलब कितना भी, किसी भी हद तक गुजर जाओ, लेकिन एग्जाम निकालना पहली बार के लिए, ठीक। ये पंचवर्षीय योजना बनानी तैयारी करनी, समझ रहा है बात है, ठीक। देखो मैंने अपने जो मैंने चेहरा ना इसका लुक भी बदलना शुरू कर दिया, सो तैयारी करते करते, तो ये अपना लुक बदलना स्टार्ट करिए, ठीक। समझ में आया? चुपचाप बैठो, डाटा पढ़ो, ठीक है, लिखो जाकर अच्छी तरह, नहीं तो सिलेक्शन लो और नहीं तो चलते बनो फालतू का। समझ में आई बात? वो पढ़ना जो पेपर वहां का, पेपर देखो कहां कहां आ रहा है, कितना टच कर रहा है, जो उसका लेवल है वो तो पूछा ही पूछा, पूछेगा क्लाइमेट दुनिया भर जो वर्ल्ड है उसकी जलवायु के बारे में जानकारी है नहीं है, ये भारत का प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जिस चीज का भारत पर इंपैक्ट पड़ेगा ना तो जरूर पूछेगा 100%। मौसम तो बहुत बड़ी समस्या, आज दिन लोग बाढ़ तो परेशान ना वो रहते नहीं, आए समझ। तो भारत की जलवायु लगातार बदल रही, और ये जलवायु बदलेगी ना तो जिले प्रभावित होंगे, और जिलों में जिलाधीश हो जिसे बोल रहे वो भी प्रभावित होगा, तो फिर उसके तो हित जुड़े हुए, इस तक कनेक्टिविटी हो जाए। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका और यूरेशियन मरुस्थलीय। अफ्रीका का नाम सुना है? अफ्रीका में सहारा मरुस्थल नहीं है, और जो यूरेशियन मरुस्थल है पट्टी के बनने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? जिस तरह अफ्रीका में मरुस्थल है इस तरह वहां यूरोप में मरुस्थल है, उसके क्या कारण है? वहां ऊपर उत्तर में, नीचे दक्षिण में यहाँ मरुस्थल पाया जाए, क्यों पाया जाए, क्या मतलब है यहाँ का? अच्छा, उसके बाद ये पूछ रहा क्या कारण हो सकता है, बताया कारण, पहला कारण नहीं हो सकता यह उपोषण उच्च दाब सेल्स में स्थित है। क्या यह उच्च दाब उपोषण उच्च दाब में स्थित है, यानी तुम्हें उपोषण उच्च दाब की जानकारी होनी चाहिए, जब जाकर तुम पता लगा क्या होगा। देखो कैसे नाम आ रहे, उपोषण, उष्ण कटिबंधीय, ये सारे नाम पता होना चाहिए तुम्हें। यह गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव में आता है,
इसीलिए ऐसा है, इसलिए यहाँ मरुस्थल का निर्माण हुआ। मरुस्थल के बारे में टच कर क्वेश्चन पूछ रहा है, मरुस्थल कैसे बने, उन्होंने पूछ रहा मरुस्थल कहाँ स्थित है, यूपीएससी हो, यूपीसीएससी नहीं है, मुझे यहाँ यही क्यों स्थित है, सहारा में क्यों स्थित है और यूरोप में क्यों स्थित है मरुस्थल। आज में ये कालाहारी मरुस्थल डेजर्ट है, ये क्या कर रहा है दक्षिण अमेरिका में, आज समझ लो। ये गोभी मरुस्थल है यहाँ चाइना के, उसके चाइना के बीच में, रूस के बीच में कर क्या रहा है, क्यों आया, ही क्यों आया, पता लग गया। यानी क्वेश्चन का लेवल कहां टच कर रहा था, समझ में आया। ये पीढ़ी के कुछ क्वेश्चन थे, ये बता तुम, ये यूपीएससी के पीछे से खुद देखो कर जाएगा, समझ बात है। पल भर में चलते चलते हो जाए, ठीक। अभी हम ब्रेक ले रहे 5-7 मिनट का, 3-4 मिनट का, फिर हम पढ़ेंगे ये क्या लिखा हुआ इस चैप्टर का, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है डिस्कस करेंगे आज, इसके बाद ये पढ़ेंगे सारा का सारा चैप्टर को स्टार्ट कर देगा।